दिया था। थिन फिलामेंट किस किस से मिलकर बनाए? दोनों से मिलकर बनाए। क्या 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 बैंड की बात नहीं कर रहा मैं। थिन फिलामेंट एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बनाए। और थिक फिलामेंट मतलब अपन ने थिन और थिक फिलामेंट्स की बात की थी। हमने थिन फिलामेंट्स में देखा था 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन तीनों मिलकर आपके पास थिन फिलामेंट्स बना रहे थे। एक्टिन की 2 हेलिकल चेन्स थी, ट्रोपोमायोसिन की भी 2 हेलिकल चेन्स थी, और ट्रोपोमायोसिन की 2 हेलिकल चेन्स, एक्टिन की 2 हेलिकल चेन्स, और ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट्स, एक कैल्शियम बाइंडिंग, एक ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग और एक एक्टिन बाइंडिंग। और थिक फिलामेंट में अपन ने देखा था केवल आपके पास क्या पाया जाता है, मायोसिन। ये लास्ट में हमने देखा था। अब देखो, अब हम बात करेंगे पहले तो कि ये ए बैंड और आई बैंड क्या होते हैं। क्योंकि जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है, जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो एक स्केलेटल मसल को, तो जब आप स्केलेटल मसल को देखते हो तो उसमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड दिखाई देते हैं। जो डार्क बैंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ए बैंड, और जो लाइट बैंड होते हैं उसे हम कहते हैं आई बैंड। लास्ट में अपन ने सिर्फ इतना लिखा था कि ए बैंड के अंदर थिन और थिक फिलामेंट्स दोनों होंगे और आई बैंड में केवल और केवल थिन फिलामेंट्स होंगे। अब ये कैसे बनते हैं, क्या है, ये देख रहे हैं। तो मैंने अब क्या किया, यहां पर ये एक मसल सेल में बना रहा हूं। मसल सेल के अंदर याद करो अपन ने देखा था और ट्यूब्स थी, मायोफिब्रिल्स। तो मैं एक मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। कैसे, ए बैंड आई बैंड कैसे आएगा, एक मिनट। ये एक्टिन की 2 हेलिकल चेन्स होती थी, ठीक है। अब एक सेकेंड, पहली चीज, ये जो मैंने नीले नीले बनाए ये थिन फिलामेंट्स है। ये जो ब्लू ब्लू है, प्रतीक जी नहीं मारना नहीं अभी इनको, बैठो बैठो। लोग रखे हुए मैंने मारने के लिए। कक्षा में एक ही गुंडा हो सकता है और वो गुंडा मैं हूं, है ना। दीक्षित जी को पीछे कैसे बिठाया आज? दीक्षित जी आगे क्यों नहीं आप आज? अच्छा बस एक मिनट।
ये हमारे पास थिन फिलामेंट्स हैं। थिन फिलामेंट में मैंने सिर्फ एक्टिन के फिलामेंट्स बनाए। हाँ, इसमें आपके पास क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन भी होगा और आपके पास ट्रोपोनिन के सब यूनिट्स भी होंगे। अब पहली चीज ये देखो, इमेजिन करो आप, ये जो थिन फिलामेंट हैं ब्लू वाले, ये ऐसे हवा में तो लटके हुए नहीं होंगे। ये थिन फिलामेंट्स ऐसे हवा में लटके हुए नहीं है। एक कनेक्टिव टिश्यू है जो इन थिन फिलामेंट्स को क्या करके रखेगी, सपोर्ट करके रखेगी। तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू किसको जोड़ के रख रही है, किसको सपोर्ट कर रही है, थिन फिलामेंट्स को। तो ये जो ग्रीन मैंने बनाया है, ये ग्रीन कुछ नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू किसको सपोर्ट करके रख रही है, थिन फिलामेंट को। इसे एनसीईआरटी कहती है जेड लाइन। इसे आप जेड लाइन भी कह सकते हो या इसको आप क्रॉसे मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, एक ही मतलब है। तो पहली चीज, जेड लाइन है क्या, जेड लाइन इज नथिंग बट अ कनेक्टिव टिश्यू और ये कनेक्टिव टिश्यू किसको सपोर्ट करके रख रही है, ये थिन फिलामेंट्स को। इसी तरह से ये रेड जो मैंने बनाया है थिक फिलामेंट है। रेड आपके पास क्या है, थिक फिलामेंट, ब्लू आपके पास क्या है, थिन फिलामेंट्स। तो इसका मतलब थिक फिलामेंट, थिन थिक थिन थिक थिन थिक फिलामेंट्स आपके पास ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है। अब अगर थिन फिलामेंट को एक कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है थिक फिलामेंट को भी एक कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन उसकी बात एनसीईआरटी नहीं करता, बट वो कनेक्टिव टिश्यू एम लाइन होती है। मैं बना देता हूं, लेकिन अगेन ये काम नहीं आएगी क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट ठीक है, सिर्फ एम लाइन मैंने बना दी। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू किसको सपोर्ट कर रही है, ये थिक फिलामेंट को सपोर्ट कर रही है। अब थिक फिलामेंट मायोसिन से बना हुआ है। अब देखो, जहां से लेकर जिस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक थिक फिलामेंट है, मतलब किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा आपके पास ए बैंड है। जहां से थिक फिलामेंट फैला हुआ है, मतलब मान लो अगर मैं थिक फिलामेंट हूं तो मैंने ऐसे मैं फैल रखा हूं, इस मतलब इस हाथ से लेकर इस हाथ तक पूरा का पूरा थिक फिलामेंट है। तो यहां से लेकर यहां तक जहां पूरा का पूरा थिक फिलामेंट है उसको मैंने कह दिया ए बैंड। अब हुआ क्या, जब मैंने पूरा इस एंड से लेकर इस एंड तक का ए बैंड कहा है तो इसमें आई बैंड के कुछ थिन फिलामेंट के भी कुछ हिस्से हैं। एक सेकेंड, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा इश्यू हो सकता है बट चलेगा। ये देखो, इतना ये हिस्सा है। अरे यार, ओ नो, हाँ एक, ओके हो गया, ओके काम हो गया मेरा। हाँ, आई कैन यूज दिस। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हिस्सा, ये पूरा, इस पूरे को मैंने क्या कह दिया, ए बैंड। मतलब मुझे ये पूरा का पूरा ए बैंड है। तो अब अगर मैं, अरे नहीं यार, ये ए बैंड है, ए बैंड में पूरा का पूरा थिक फिलामेंट है, पूरा का पूरा थिक फिलामेंट के साथ साथ कुछ कुछ हिस्से थिन फिलामेंट के भी हैं। तो ए बैंड अपन ने लिखा था, इट कंप्राइजेस ऑफ थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट का पूरा हिस्सा है और ये थिन फिलामेंट के भी हिस्से हैं। इसी तरह से एक और ए बैंड बनाओ। अब यहां पर ए बैंड बनेगा, इस पॉइंट से लेकर
इस पॉइंट तक ये आपके पास क्या बन गया, ये बैंड। ये आपके पास ए बैंड। तो ए बैंड में थिक फिलामेंट तो है, थिक फिलामेंट के साथ साथ थिन फिलामेंट्स भी हैं। अब बचा क्या, ये केवल ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसमें केवल क्या शामिल है, ये हमारे पास आई बैंड। तो आई बैंड में केवल और केवल क्या शामिल है, थिन फिलामेंट्स। आई बैंड केवल थिन फिलामेंट से बना हुआ है, ए बैंड थिक और थिन फिलामेंट्स दोनों से बना हुआ है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, अब ए बैंड को देखो। जब आप ए बैंड को देखोगे तो ए बैंड का कितना हिस्सा है, मैं बता रहा हूं, मुझे बताना, ए बैंड का वो कौन सा हिस्सा है जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं हो रहा। ये ए बैंड का वो हिस्सा है जिसमें केवल थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट नहीं है। इसे कहते हैं एच जोन। एच जोन इज अ पार्ट ऑफ ए बैंड या आई बैंड? इट इज अ पार्ट ऑफ ए बैंड विच कंटेन्स ओनली थिक फिलामेंट्स, या वो थिक फिलामेंट है जिसके द्वारा या जिस पर थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहे, ये एच जोन। अब एक आखिरी चीज बच गई मेरे पास, अरे अभी वो लेंथ वेंथ छोटी बात, वो सब बात की बात। अभी मेरे को सिर्फ एक चीज और बनानी है। हां, ये यहां पर ये आई बैंड है, और यहां पे फिर ए बैंड आ जाएगा। तो मेरे पास, हाँ, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, और इसलिए ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस है। अब एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्सा देखो। सही, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्सा। अभी मैं ये एम हटा देता हूं यार, एम एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, रेड बाग, हाँ ठीक है। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का हिस्सा, इसे मैंने नाम दे दिया सार्कोमियर। तो पहली चीज तो सार्कोमियर, हम है क्या, बात की बात है, स्ट्रक्चरली देखो सार्कोमियर कहां से लेकर कहां तक है, एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन। जेड लाइन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आई बैंड को सपोर्ट कर रही है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक जेड लाइन एक ऐसी मेम्ब्रेन या ऐसी लाइन भी है जो आई बैंड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रही है। तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक के हिस्से को कहते हैं सार्कोमियर। हम अभी देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये फंक्शनल यूनिट है। और इस सार्कोमियर में क्या क्या शामिल है, एक पूरा का पूरा ए बैंड, एक सार्कोमियर में पूरा का पूरा ए बैंड और आई बैंड के दो आधे हिस्से शामिल होते हैं। तो अ सार्कोमियर कंप्राइजेस ऑफ वन कंप्लीट ए बैंड एंड टू हाफ्स ऑफ टू आई बैंड्स। मतलब ये आई बैंड का आधा हिस्सा, ये आई बैंड का आधा हिस्सा, और एक पूरा ए बैंड किसमें शामिल होगा, सार्कोमियर में। वापस क्या क्या स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने हैं। पहली चीज, ए बैंड थिक फिलामेंट, थोड़े थोड़े थिन फिलामेंट्स। आई बैंड एक्सक्लूसिवली केवल और केवल थिन फिलामेंट्स। जेड लाइन कनेक्टिव टिश्यू जो आई बैंड को, अब ये याद रखना,
कनेक्टिव टिश्यू जो थिन फिलामेंट्स को दो आधे हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एच जोन, ए बैंड का वो हिस्सा जिसमें केवल थिक फिलामेंट्स हैं या जो थिन फिलामेंट्स के द्वारा ओवरलैप नहीं हो रहा। और एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्सा सार्कोमियर, जिसमें पूरा का पूरा ए बैंड है और आई बैंड के दो आधे हिस्से शामिल हैं। बना लो, मैं लिखवा देता हूं। बना बढ़िया है, हाथों से। रंग नहीं लाया आज आप? ओ नो। ऐसा टैलेंट बहुत बड़ा हुआ है मन। किस बात के लिए? अच्छा, टूर्नामेंट होता है उस टाइम हाथ को लगे। लिखे पॉइंट्स? रंग बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे वाले वो एरो सही बना देना। इस संडे क्या क्या आ रहा है टेस्ट में? जेनेटिक्स, टोटल कितने चैप्टर है? 7, 8 चैप्टर्स हैं। 7 हैं। अभी इस संडे कितने थे? अच्छा, वो तो अब मैंने जो था, अरे यार मेरे किसने टेस्ट नहीं दिया? 2 के अलावा मुझे बारिश थी कल, वो मैं मान गया, मतलब वही कारण था, बारिश ही कारण था कि नहीं आ पाए? तो क्या कारण था? चलो ये भी वाजिब कारण, घर गए हो तो चलो बनता है। बाकी दिया? पृथ्वी जी कितने सही है? मेरे को नहीं पता फिजिक्स, मेरे को बायोलॉजी में कितने अटेम्प्ट किए? कितने? 200। गलत कितने किए ये तो याद होगा? कितने? 11। ये डबल डिजिट्स में गलतियां किस किसने की है? मतलब 10 या उससे अधिक गलतियां किसने की है बायोलॉजी पेपर में? डबल डिजिट मतलब 2। बाकी सबने 10 से कम की है। मिनिमम मतलब 5 के अंदर, 1 से 5 के बीच में गलतियां किसने की है? सिर्फ 1 से 5, मतलब गलतियां 1 से 5 कितनी? 5, 3, 5, 4। पेपर नहीं दिया हमने?
हाँ आपको दिया। कितनी गलतियां? अच्छा 6। और अटेम्प्ट कितने किए? सारे? 3 छोड़े 6 गलत। अटेम्प्ट सारे किए? अटेम्प्ट सारे किए 5। 7 गलत अटेम्प्ट सारे किए। और कौन थे अटेम्प्ट कितने? और 7 छोड़े और 83 अटेम्प्ट किया और उसमें से 5 गलतियां की। नेक्स्ट सिलेबस तो अपने हिसाब से चलेगा जो होएगा अब। हाँ लिखेंगे पॉइंट्स। अरे यार अब इसमें यार इसको वापस चला दूंगा लास्ट में। ठीक है लिख लेंगे पॉइंट्स पहले तो एक एक करके। जेड लाइन इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले जेड लाइन लिख रहे हैं। जेड लाइन को क्रॉस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मतलब अगर होगा तो मुझे नहीं मालूम। क्रॉस मेम्ब्रेन, it is a layer of connective tissue which bisects the eye band into two halves. That bisects the eye band into two halves. The eye band into two halves. फिर नेक्स्ट एच जोन, हेंसन्स जोन होता है ये। हेंसन जोन, एच जोन। It is the part of A band. It is a part of A band which contains only thick filaments. It is a part of A band which contains only thick filaments. ब्रैकेट में not overlapped by thin filaments. Not overlapped by thin filaments. Not overlapped by thin filaments. और एक और पॉइंट रखना अगर स्टेटमेंट आ जाए, इट इज देखो ए बैंड वैसे तो हम कहते हैं ए बैंड कैसे बैंड्स है? डार्क बैंड है। आई बैंड कैसे बैंड्स होते हैं? लाइट बैंड, डार्क लाइट। लेकिन ए बैंड का वो हिस्सा जो रिलेटिवली लाइट है वो कौन सा होगा? एच जोन। तो इसमें लिख लेंगे एच जोन इज कंपैरेटिवली लाइट इन कलर। एच जोन इज कंपैरेटिवली लाइट इन कलर। क्यों? सिर्फ मायोसिन। देखो जब थिक और थिन दोनों होंगे तो वो सबसे ज्यादा डार्क होगा। केवल थिक है तो उससे कम डार्क हुआ। और सबसे लाइट क्या हो गया? आई बैंड, जिसमें केवल थिन फिलामेंट्स है। कंपैरेटिवली लाइट इन कलर। ठीक है। फिर नेक्स्ट सार्कोमियर। It is the functional unit of muscle contraction. It is the functional unit of muscle contraction. Functional unit of muscle contraction. और किससे बना हुआ है? एक कंप्लीट बैंड और एक कंप्लीट ए बैंड और 2 हाफ्स ऑफ आई बैंड।
ठीक है, तो ये तो अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब सार्कोमियर, एच जोन, आई बैंड, ए बैंड, ये हम सबको मालूम है। अब हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये थ्योरी क्या कहती है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये मायोसिन के हेड किससे जुड़ेंगे? एक्टिन से। ये मायोसिन के हेड किससे जुड़ेंगे? एक्टिन से, और इसको खींचेंगे। मतलब वो ऐसे मान लो मैं मायोसिन है और ये मेरे हाथ मायोसिन के हेड हैं, तो मायोसिन के हेड किससे जुड़ेंगे? एक्टिन से। वो ऐसे वो शोले फिल्म में ऐसे बांध के रखते हैं और फिर वो खींचता है, ऐसे नरसिम्हा में सनी देओल खींचता है तो वो पिलर टूट जाते हैं। तो मायोसिन के हेड किससे जुड़ेंगे? एक्टिन से, और एक्टिन को खींचेंगे। एक्टिन को खींचेंगे तो जो थिन फिलामेंट है वो किसके ऊपर स्लाइड करेंगे? मतलब ये मेरे पास थिन फिलामेंट है, ये मेरे पास थिक फिलामेंट है, ये मायोसिन का हेड है। अब मायोसिन का हेड किससे जुड़ेगा? एक्टिन से, और उसको खींचेगा। खींचेगा तो कौन से फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड करेंगे? थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेंगे। हाँ, वापस एक मिनट, मैं सार्कोमेयर को आपको यहां पे कर देता हूं, फिर आप मुझे बता देना कि मैंने क्या गलती की। मतलब आप मेरे को एक मिनट, मैं कलर कौन सा लूं यार, ये ले लेता हूं। ये सार्कोमियर है। इतने जीवन में मैंने रंग नहीं भरे जितने आज भरे हैं। हाँ, अब आप बोलिए पृथ्वी जी, क्या कह रहे हैं आप? प्लस क्या? तो मैं ये कहाँ ले जाऊंगा? ये वाला हिस्सा कहाँ है? अच्छा, आप ये कह रहे हो ये फाला शामिल हो गया इसमें? हाँ, तो सर एक जेड मतलब आई बैंड को कर रहा है ना? हाँ, तो इसका मतलब है उसका मैं ये पोर्शन में ए बैंड में झेल रहा हूं। एक मिनट, मेरे को ना, नहीं मैं तो गलत नहीं हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्या जानना, मेरे को समझ नहीं आ रही अभी तक बात। आप कह रहे हो कि मैं ये, आप ये कह रहे हो, ये आप कह रहे हो कि मैं इसको ले लूं और मैं इसको ले लूं। किस पूरे को? ये पूरा ले लूं तो ये पूरा कहां से हुआ? क्या ये इसको क्या कहोगे? कैसे कैसे कैसे? इधर देख लो फिर, इसलिए पूरा बनाया है। नहीं, डोंट बी सॉरी, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। मैकेनिज्म आप खुद ही बताओगे और आप खुद ही अपने आप को गलत साबित करोगे, लेकिन सवाल पूछना बनता है। नेवर एवर बी सॉरी फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। जवाब गलत होता है, सवाल गलत होता है क्या?
होता है क्या? सवाल गलत नहीं होता। हाँ, लिखो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, थिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स। Thin filaments slide over thick filaments. This theory. Thin filaments slide over thick filaments. ठीक है, थिन और थिक। फिर एनसीईआरटी में इसमें एक पॉइंट है, एनसीईआरटी में एक मोटर यूनिट डिफाइन किया गया है। मोटर यूनिट क्या होगा? देखो अभी अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तो मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल या जो स्टिमुलस है, जो आपके पास इंपल्स है, वो तो ब्रेन से आएगी, मतलब न्यूरॉन से आएगी। जनरली एक न्यूरॉन एक ही मसल सेल को सिग्नल भेजता है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा ही भेजेगा, क्योंकि सिग्नल तो पूरे मसल में आ रहा है, और मसल एक टिश्यू है विच इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मसल सेल्स या फाइबर। तो मोटर यूनिट का मतलब है जब आपके पास एक सिंगल न्यूरॉन कई सारे मसल फाइबर का मतलब मैंने आपको बता रखा है मसल सेल्स, एक ही बात है। तो जब एक सिंगल न्यूरॉन कई सारे मसल फाइबर्स को सिग्नल भेजता है, तो उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट में न्यूरॉन एक ही होगा, लेकिन मसल सेल्स या मसल फाइबर्स कई सारे होंगे। देख लो, मोटर यूनिट सिंगल न्यूरॉन प्लस मल्टीपल मसल फाइबर्स या सेल्स। ठीक है, लिख लिया। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए दो चीजें, अच्छा पेज ऊपर, ठीक है। ये मेरे पास न्यूरॉन, ये मैंने एक मसल सेल ले लिया। मेरे पास एक न्यूरॉन एक से ज्यादा मसल फाइबर से कनेक्टेड होगा, लेकिन अभी के लिए मैंने एक न्यूरॉन लिया है, एक मसल सेल लिया है। पहली चीज तो ये जो न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन है, इसे हम सिंपल तो कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसको एक और नाम से जानते हैं। कौन बताएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर एंड प्लेट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं मोटर एंड प्लेट। तो न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को क्या कहेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या उसे क्या कहेंगे? मोटर एंड प्लेट। अब वही वाला सिस्टम है। न्यूरॉन से एक इंपल्स आ रही है, न्यूरॉन से इंपल्स आएगी किस फॉर्म में? डीपोलराइजेशन। तो जैसे जैसे ये डीपोलराइजेशन इवेंट कहां पर पहुंचेगा? न्यूरॉन के एक्सोनल एंड पर, उसमें वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है, न्यूरोट्रांसमीटर, वो वेसिकल्स फटेंगे और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स कहां होंगे? मसल सेल की मेम्ब्रेन पर। मसल सेल की मेम्ब्रेन क्या हो गई? सार्कोलेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मसल सेल की क्या कहलाएगी? सार्कोलेमा। तो इसका मतलब सार्कोलेमा पर आपको क्या मिलेंगे? रिसेप्टर्स।
तो ये भी सवाल आता है कि न्यूरोमस्कुलर वो बीमारी होती है एक मायस्थेनिया ग्रेविस। तो मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में हमारी ही एंटीबॉडीज इन रिसेप्टर्स को मार देती हैं। अब सोचो, न्यूरॉन तो मैसेज भेज रहा है, न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन निकल रहा है, लेकिन एसिटाइल कोलिन के विरुद्ध जो रिसेप्टर्स हैं उसको एंटीबॉडीज ने मार दिया। सारे मार दिए तो पैरालिसिस, कम मारे तो फटीग जल्दी डेवलप हो जाती है, वीकनेस। सारे रिसेप्टर्स अगर डैमेज हो गए तो न्यूरॉन इंपल्स भेज रहा है, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्शन कर सकता हूं नहीं, क्योंकि रिसेप्टर सारे डैमेज, तो पैरालिसिस होती है सिवियर केसेस में। खैर, तो ये रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स किस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए हैं? एसिटाइल कोलिन। अब देखो यहां पर एक चीज क्या होती है, ये जो सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा जगह जगह पर कोई नहीं, ये जो सार्कोलेमा है ये जगह जगह पर अंदर ऐसे घूमी हुई रहती है। और ये जब घूमी हुई रहती है तो ये कॉम्बिनेशन किसके साथ रहता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एनसीईआरटी में सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है, और यह भी दे रखा है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता है? कैल्शियम। बट ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ है? मेम्ब्रेन के ऐसे गर्त के साथ है, इसे टी टिब्यूल्स कहते हैं। टी ट्रांसफर्स, मतलब मैंने थोड़ा ये लॉन्ग, इसको थोड़ा सा और फ्लैट कर सकता हूं मैं, स्टीप, तो वो ट्रांसफर्स है। बट ठीक है, एनसीईआरटी में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे लिए वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, इसलिए उसको टी टिब्यूल्स कह दिया। अब एक मतलब यहां पर वही थोड़ा छोटा छोटा, ये मसल सेल के अंदर हमें पता है ये मायो फिब्रिल होगा, और उसके अंदर ये रहा ठीक है, ये सिस्टम पता है अपन को पूरा। अब मायोसिन का हेड वैसे किससे जुड़ना चाहिए? एक्टिन से। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो ट्रोपोनिन के सब यूनिट्स हैं वो एक्टिन के उन क्षेत्रों को छुपा के रखते हैं, और वो भी होगा, ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये ट्रोपोमायोसिन भी है, लेकिन मेनली जो सब यूनिट है वो कौन सा है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है वो मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने नहीं देता। ठीक, अब मेरे पास सिग्नल आया, न्यूरोट्रांसमीटर्स आए। न्यूरोट्रांसमीटर्स किससे बाइंड करें? रिसेप्टर से। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, आपके पास टी टिब्यूल या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होता है? कैल्शियम। और यह कैल्शियम किसके साथ जाकर बाइंड करता है? ट्रोपोनिन सी के साथ। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, और हर प्रोटीन की खासियत होती है उसका एक 3D शेप होता है, वो ग्लोबुलर फॉर्म में हो या फाइब्रस के फॉर्म में हो। अब जैसे ही वो ट्रोपोनिन से कैल्शियम जुड़ेगा, ट्रोपोनिन का सबसे ज्यादा प्यार, लगाव ही किसके प्रति है? कैल्शियम के प्रति। जैसे ही वो कैल्शियम से बाइंड करता है, उसका 3D स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब उसका कॉन्फॉर्मेशन, उसका शेप जो होता है वो बदल जाता है। जैसे ही वो शेप बदलेगा, वो किससे साथ छोड़ देगा? ट्रोपोमायोसिन से भी, एक्टिन से भी। जैसे ही उसने ट्रोपोमायोसिन एक्टिन से साथ छोड़ा, ट्रोपोमायोसिन भी अलग हो जाएगा। लाइनें ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी में क्या है ना, ऐसी लाइनें दे रखी है और बहुत बार समझ नहीं आता ट्रोपोनिन है या ट्रोपोमायोसिन है, तो ध्यान से सुन लेना। कैल्शियम किससे जुड़ेगा? ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन से कैल्शियम जुड़ेगा तो किसके शेप में, किसके कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आएगा? ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन के कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आएगा तो ट्रोपोनिन किससे हाथ छोड़ देगा? ट्रोपोमायोसिन से भी, एक्टिन से भी छोड़ देगा। मतलब ट्रोपोनिन जो ही था, ट्रोपोनिन ने ही एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन को बांधे रखा था, वो कड़ी थी, वो छूट गई तो एक्टिन से ट्रोपोमायोसिन अलग हुआ।
ट्रोपोनिन वो कड़ी थी जिसने एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन को जोड़ के रखा हुआ था, अब वो कड़ी छूट गई, तो एक्टिन से कौन से हटे प्रोटीन्स? ट्रोपोमायोसिन, क्योंकि ट्रोपोनिन तो जगह चेंज कर दी, अब ट्रोपोमायोसिन हटा तो एक्टिन के क्षेत्र खुल गए। तो एक्टिन की साइट्स एक्सपोज कब हुई? ट्रोपोमायोसिन के हटने से। ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन को किसने अलग किया? ट्रोपोनिन ने। अब ये मैंने अब ये एक्टिन की साइट्स एक्सपोज हो गई। जैसे एक्टिन की साइट्स एक्सपोज होगी, कौन जुड़ेगा? मायोसिन का हेड जुड़ेगा। मायोसिन का हेड जुड़ेगा और वो किसको खींचेगा? तो थिन फिलामेंट्स किसके ऊपर स्लाइड करेंगे? अभी हम देखेंगे एटीपी का रोल क्या है इसमें, वो आगे की बात है। बट अभी एक बेसिक सीक्वेंस, नर्व इंपल्स आई, नर्व इंपल्स न्यूरॉन से किस फॉर्म में आई? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स कहां थे? सार्कोलेमा पर। उसके कारण किससे क्या रिलीज हुआ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है एनसीईआरटी। आप कह सकते हो टी ट्यूब्यूल से क्या निकला? कैल्शियम। कैल्शियम किससे बाइंड किया? ट्रोपोनिन। उसके कारण ट्रोपोनिन में कॉन्फॉर्मेशन चेंज आया और वो एक्टिन ट्रोपोमायोसिन से अलग हो गया। ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होने के कारण एक्टिन के एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो गए, मायोसिन उस पर बाइंड करेगा, खींचेगा, थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाने के बाद कैल्शियम वापस रिटर्न करता है। अब कैल्शियम क्या करता है? टी ट्यूब्यूल्स होती है ट्रांसवर्स, ऐसी लंबी लंबी भी होती है, जिसको एल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बट टी ट्यूब्यूल्स, एल ट्यूब्यूल्स किसी एनसीईआरटी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो आपको याद रखना, कैल्शियम निकलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, काम करने के बाद वापस कहां रिटर्न हो जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाय चांस वो क्वेश्चन बना दें तो रिलीज कहां से होता है? टी ट्यूब्यूल से। वापस रिटर्न किस में होता है? एल ट्यूब्यूल्स में रिटर्न होगा। ठीक है, इतना लिखते हैं, फिर अपन देखेंगे एटीपी का रोल क्या है। हाँ, ट्रोपोनिन हटा मतलब साइड चला हो गया। अब जब कैल्शियम उससे वापस निकल जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कैल्शियम वापस हटा, कॉन्फॉर्मेशन वापस नॉर्मल हुआ, उसने ट्रोपोमायोसिन एक्टिन को पकड़ के वापस कॉम्प्लेक्स बना दिया। हाँ, तो हमारे पास, हाँ पहले देख लेंगे पॉइंट। बना लेना, पहले लिख लो पॉइंट फिर बना लेना। द जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल सेल, द जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल सेल is called neuromuscular junction or motor end plate. It's called neuromuscular junction और मोटर एंड प्लेट। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर from the neuron bind to its receptors on the sarcolemma. Bind to the receptors या bind to its receptors on the sarcolemma. On the sarcolemma. Next point. This stimulates the release of calcium ions from T tubules. This stimulates the release of calcium ions from T tubules. ब्रैकेट में आप लिख लेना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
stimulates the release of calcium ions from T tubules. Stimulates the release of calcium ions from T tubules या ब्रैकेट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Calcium ion binds to troponin C. Calcium binds to troponin C, which causes a conformational change in troponin. Which causes a conformational change in troponin. Detaching it from actin and tropomyosin. Detaching it from actin and tropomyosin. Next point, as the tropomyosin gets displaced, क्या लिखा है यार मेरे को, detaching it from tropomyosin and actin. फिर as the tropomyosin gets displaced, the active sites on actin are exposed. The active sites on the actin are exposed. वापस, as the tropomyosin gets displaced, the active sites on the actin gets exposed. Comma, myosin head binds on these sites, gets exposed, comma, myosin head binds to those sites and cause muscle contraction. Myosin head binds to these sites and cause muscle contraction. सवाल आ जाए ये एक्टिन साइट्स या एक्टिव साइट्स, या सवाल आ जाए मायोसिन की साइट्स किस पर होती हैं? एक्टिन पर. एक ही बात है, एक्टिन की एक्टिव साइट्स कहूं या मायोसिन की एक्टिव साइट्स कहूं, मतलब मायोसिन बाइंड तो किस पे करेगा? एक्टिन पर करेगा. अच्छा, अब जब ये एक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, इधर ध्यान रखना, इसका मतलब ये इससे जुड़ेंगे, मायोसिन के हेड और एक्टिन को खींचेंगे, तो आपके पास क्या होगा? इधर से साइड से उठाऊं यार, मेरे को इसको हाँ, अच्छा, ओके, आई गेट इट. इसमें नहीं, मतलब मायोसिन के हेड ने अंदर खींचा तो ये थिन फिलामेंट्स किसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं? थिक फिलामेंट. अब देखो, याद रखना, एक्चुअल फिलामेंट की लंबाई चेंज नहीं हो रही. अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो अभी भी ये 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा, लेकिन जब थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं और ये वाला पॉइंट भी यहां पर आएगा, यार ये इसको हटाओ यार,
तो आपके पास कौन सी लेंथ चेंज हो रही है? आई बैंड छोटा हो रहा है। अब यार मैं इस पे रुको यार, हाँ अब देखो, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपके पास ये थिन फिलामेंट, ये स्लाइड, ये थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर, मतलब थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तो आई बैंड की लंबाई कम हो रही है, एच जोन कम हो रहा है, लेकिन ए बैंड की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सार्कोमियर की लंबाई भी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड छोटा होगा, एच जोन छोटा होगा, सार्कोमियर छोटा होगा, लेकिन ए बैंड की लंबाई सेम रहेगी। बैंड चेंज हो रहे हैं, एक्चुअल थिन और थिक फिलामेंट की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कौन सा हिस्सा डिसअपियर हो जाएगा? फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट अगर है तो तो कहां जा रहा है यार? ये फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आपके कौन सा हिस्सा डिसअपियर हो जाएगा? एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड, एच जोन, सार्कोमियर की लंबाई घटेगी, एच जोन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। कब? फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। ए बैंड की लेंथ सेम रहेगी। हाँ, मैं अगर यहां से आपकी तरफ आऊं तो वो लोकोमोशन है। हाथ हिलाओ तो मूवमेंट है। मूवमेंट और लोकोमोशन पढ़ेंगे। एवरी लोकोमोशन इज मूवमेंट, बट एवरी मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाना। तो लोकोमोशन विल ऑलवेज बी accompanied by displacement, मूवमेंट विल बी नॉट। मैं ये कर रहा हूं, ये सिर्फ मूवमेंट है, लेकिन इससे मैं एक जगह से दूसरी जगह पर गया क्या? नहीं। तो ये सिर्फ मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं है। लेकिन मैं यहां से चलकर आपके पास आया तो वो लोकोमोशन भी है, मूवमेंट भी है। फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट कब होती है? जब मसल से, जैसे देखो क्या होता है, एक लॉ होता है, ऑल और नन लॉ। मतलब मसल सेल है ना, या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। ऐसा आधा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन मसल सेल में आधा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन मसल्स आधा कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। हमेशा ये ऑल और नन लॉ याद रखना।
एक मसल सेल या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे मसल सेल्स, जैसे मैंने कहा एक मसल है वो 100 मसल सेल से बनी हुई है, उसमें 50 मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन 50 नहीं कर रहे, तो मसल विल बी पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड। मसल्स पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल सेल या तो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। हक्सले और हक्सले ने क्या फर्क पड़ता है, एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के नाम ही नहीं है। मैं नहीं लिखाता हूं, कोई मतलब नहीं, फालतू सम खराब करना है। अब मुझे नहीं पता बाप बेटे थे या भाई भाई थे, हक्सले एंड हक्सले, शायद भाई थे, पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसे श्योर नहीं है, दोनों हक्सले थे। हाँ ठीक है, फिर एक यहां पे एक नोट लिख लेंगे, द एक्चुअल लेंथ ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट्स डू नॉट चेंज। The actual length of thin and thick filaments do not change. The actual length of thick and thin filaments do not change. सिर्फ बैंड की लंबाई चेंज हो रही है, सेम फिलामेंट, थिन और थिक फिलामेंट्स की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो अब अगर आपके पास सवाल आ जाए मसल कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन से होंगे, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का आंसर तो आप क्या करोगे, एक्टिन और मायोसिन, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन काम कर रहा है, एक्टिन और मायोसिन। और सवाल अगर रेगुलेटरी प्रोटीन्स पे आ जाए तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स का आंसर आप करोगे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। मतलब जब हम स्टैंडर्ड रेफरेंस की बात करते हैं तो हमेशा मसल कॉम्बिनेशन में काम करता है, मसल प्रोटीन्स। एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहे हैं, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्यों है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही मायोसिन को एक्टिन से नहीं जुड़ने दे रहे, इसलिए रेगुलेटरी प्रोटीन्स। बट फिर भी एमसीक्यूज में आपके पास क्वेश्चन आ जाए और आपको एक आंसर करना हो, तो एक्टिन और मायोसिन में से बेटर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा होगा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। और रेगुलेटरी प्रोटीन्स में भी एक आंसर करना हो तो बेटर आंसर क्या होगा, ट्रोपोनिन, क्योंकि कॉन्फॉर्मेशनल चेंज किसमें आ रहा है, ट्रोपोनिन में। तो ये एग्जांपल्स लिख लो। हाँ वो बता देता हूं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन मायोसिन है, बेटर अगर आपको एक आंसर देना हो तो एक्टिन होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन्स में बेटर आंसर ट्रोपोनिन होगा। हाँ आयन, अपन प्रोटीन्स की बात हो रही ना, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में नेक्स्ट सवाल आया हुआ है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन से आयन्स काम करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों। क्यों, क्योंकि मायोसिन में याद करो मैंने कहा था मायोसिन एक स्पेशल प्रोटीन क्यों है, देखो यहां पर आपको अब मायोसिन के बारे में भी 2-3 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहला अपन ने देखा था ये एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है, क्योंकि ये छोटे छोटे सब यूनिट्स मैरोमायोसिन से बना है। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होने के साथ साथ इसमें एक एंजाइमेटिक एबिलिटी है। कौन सी एक्टिविटी है, एटीपीएस, क्योंकि एटीपी बाइंड करके उसे एनर्जी लेता है। तो इसके पास एटीपीएस एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, और इसके लिए इसको काम करने के लिए कौन सा आयन चाहिए, मैग्नीशियम।
तो मायोसिन को एटीपी या एटीपी यूज करने के लिए कौन सा आयन चाहिए? मैग्नीशियम। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको कौन से आयन्स यूज होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम क्योंकि वो ट्रोपोनिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और मैग्नीशियम किसको चाहिए? मायोसिन को। किसके लिए? एटीपीएज एक्टिविटी के लिए। तो मायोसिन लिखेंगे पॉलीमेरिक प्रोटीन है, इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल एज वेल एज हैज एटीपीएज एक्टिविटी। वो मैं लिखा रहा हूं पॉइंट। हाँ, मायोसिन के 2 पॉइंट लिख लो। पॉलीमेरिक प्रोटीन है और कॉन्ट्रैक्टाइल एज वेल एज हैज एटीपीएज एक्टिविटी। और एटीपीएज एक्टिविटी के ब्रैकेट में मैग्नीशियम चाहिए। और फिर नेक्स्ट, आयंस इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन आर एक्टिन एंड मायोसिन। हाँ, मैंने क्या बोला? हाँ, मतलब आयंस इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो सॉरी, आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आयंस इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल लिखो यार, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अभी बता रहा हूं एटीपी का एग्जैक्ट रोल क्या है। ठीक है ना? अब देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, मतलब वो डायग्राम नहीं है, वो एक तरह का कार्टून है। हाँ, मतलब जैसे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी दे रखा है, तो वो स्ट्रक्चर ने, मतलब वो डायग्राम नहीं है, वो कार्टूनिश, मतलब डिपिक्ट कर रहा है किसी चीज को, इसलिए वो कार्टून कहते हैं अपन। तो अब उसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, ये हटा दूं। अब वो जो डायग्राम है उसमें साइकिल जो दे रखी है, मायोसिन का हेड है, मायोसिन का हेड, ठीक है, ये मायोसिन के हेड दे रखे और आपके पास एक्टिन दे रखा है। अब अगर सीधा डायग्राम पे सवाल आता है तो उसमें 2 काम की चीजें। पहला चीज तो है, देखो यहां पर मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ा, मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ा, तो एनसीईआरटी में इसमें लिखा हुआ है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल अगर डायग्राम आता है और उसमें लेबलिंग आता है, तो मायोसिन का हेड जब एक्टिन से जुड़ेगा उसे कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जुड़ने के बाद उसको खींचेगा, खींचेगा, ये खींचने पे एनसीईआरटी ने दे रखा है स्लाइडिंग या रोटेशन। ठीक है, और फिर काम करने के बाद उससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसे एनसीईआरटी ने दे रखा है ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है ना? तो वैसे तो आसान है, जुड़ा, खींचा, हटा, अगली बार जुड़ने के लिए फिर कोशिश कर रहा है, और ये सिस्टम चल रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि एटीपी का एग्जैक्ट रोल क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक जगह एटीपी दे रखा है, एक जगह एडीपी प्लस पीआई दे रखा है। अगर एमसीक्यू आता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी यूज कहां होती है या एटीपी का हाइड्रोलिसिस कहां होता है, तो वो डिटैच करने में। मायोसिन के हेड को एक्टिन से अलग करने के लिए एटीपी का हाइड्रोलिसिस चाहिए, क्योंकि आपने एक टर्म सुना होगा रिगर, और एक और रिगर मॉर्टिस। मॉर्टिस तो डेथ, रिगर मतलब मसल जकड़ जाती है। जैसे एक आदमी मरा, मुट्ठी बन करके मरा, तो वो मुट्ठी खोलने में प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि मरने के बाद एटीपी खत्म, एटीपी डिप्लीट हो गई तो मायोसिन के हेड को एक्टिन से डिटैच नहीं कर सकते। जब कभी भी रिगर होती है, मसल जकड़ जाती है, उसका मतलब है एटीपी कम हो गई। एटीपी कम हो गई और एटीपी उतनी नहीं है कि मायोसिन के हेड को एक्टिन से हटा सके, और आफ्टर डेथ हमेशा होता है, इसलिए उसको कहते हैं रिगर मॉर्टिस। इसका मतलब एक्चुअल एटीपी का एनर्जी कहां यूज हो रहा है? डिटैचमेंट में। ये तो जब और बाकी तो ठीक है, बाकी उसने साइकिल बना रखी है, तो साइकिल में क्या है, कहीं पर एटीपी, इसका मतलब ये नहीं वो एटीपी यूज हो रहा है, इसका मतलब वो एटीपी बाइंड कर रहा है तो ताकि उससे एनर्जी हाइड्रोलिसिस से निकाल सके। तो डायग्राम में तो एक याद रखना है आपको, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, स्लाइडिंग रोटेशन, ब्रेकेज, और एक्चुअल एटीपी का यूज कहां होगा? मायोसिन के हेड को एक्टिन से डिटैच करने में। तो इसमें लिख लेंगे पॉइंट, पहले ये बना लो पहले और फिर हम लिख लेते हैं। साइकिल स्टार्ट कहां से होती है, कभी पता कर सकते हो आप? सिर्फ रेफरेंस पॉइंट पता कर, कोई भी साइकिल हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, कोरी साइकिल हो, क्रेब साइकिल हो, आप बिगिनिंग सिर्फ समझने के लिए रेफरेंस पॉइंट बना सकते हो, बाकी कैसे पता चलेगा? कौन से? हीरो साइकिल कैसे पता होता है आपको? हाँ, तो एक पिछले मैंने एटीपी हाइड्रोलिसिस इज यूज्ड। ओके, गौरव जी आपने टी शर्ट अच्छा पहना है, इसमें ये दरवाजा खोलते हुए आदमी है या दरवाजा बंद करते हुए? दरवाजा ही नहीं है सर, करोड़। अच्छा, मैंने इसको इंटरप्रेट किया कि आधा आधा अंधेरे में आधा उजाले में। हमारी तरह सर, ब्राइट सोचो सर, डार्क क्यों सोच रहे हो? छोड़ो सर, इसकी गलती नहीं है, हम भी सहन कर रहे हैं। What is darkness? Absence of light, Absence of light. destructive interference. What is cold? Absence of heat. तो फिर यार, Heat is a form of energy, but sir, हाँ तो my mistake. पृथ्वी जी, आपको ये इतना ऑब्सेशन क्यों है? लगाव है सर इसका। फिर है ना, इसकी बाइंडिंग की कोई एग्जैक्ट साइट नहीं होती ना, मतलब किसकी बाइंडिंग की साइड नहीं होती? बाइंड करता है। होगी ना, जहां से ट्रोपोमायोसिन एक्सपोज होगा वो वाला साइड से ना। तो सर अपन जैसे जिम जाते हैं ना, वो सर मसल्स बिल्ड करता है, फिर ऐसा मतलब ये बाइंड होने की साइट ही नहीं मिलती, ऐसा होता है ये सर। ठीक है, नोट लिख रहे हैं अपन एक, एटीपी हाइड्रोलिसिस इज रिक्वायर्ड ATP hydrolysis is required for detachment of myosin head. ATP hydrolysis is required for detachment of myosin head from actin. Detachment of myosin head from actin. और ये एटीपी का इमीडिएट सोर्स क्या होता है मसल में?
क्रिएटिन फॉस्फेट। ठीक है ना, यहां पर एक नोट और लिख लेंगे। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन source of energy for muscle contraction is creatine phosphate। और इस ये यूज होने के बाद इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या कहलाता था? क्रिएटिनिन। वो यूरिन में निकलता है, लेकिन अगर क्रिएटिन फॉस्फेट ये यूरिन में निकल रहा है मतलब मसल्स डीजेनरेट हो रही है। तो कौन सा वाला अच्छा वो बनाओगे? ये वाला? मेरे को रेड और व्हाइट मसल फाइबर और कराना है। ये बना लो फटाफट। हाँ लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्रिएटिन का प्रॉब्लम ये है, दूसरा डिपेंड करता है कि उसमें एक्चुअल क्रिएटिन है या नहीं पहले तो। दूसरा अगर है ठीक है, बट अगर आप कितना मसल को यूज कर रहे हो, ज्यादा इकट्ठा होगा तो प्रॉब्लम ही है ना। हाँ तो क्रिएटिन है, प्रोटीन है, मतलब क्रिएटिन विल ऑलवेज यूज लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा ना, वाटर सॉल्युबल है। आज क्रिएटिन जितना ज्यादा ले रहे हो उतना ज्यादा मसल आप यूज कर रहे हो, मसल में तो जितना क्रिएटिनिन बन रहा है। अब क्रिएटिनिन ज्यादा पानी अगर आप कम पियोगे तो वो क्रिएटिनिन इकट्ठा हो जाएगा, टॉक्सिक है ना। कोई भी प्रोटीन जनरली आप नहीं कहते, वैसे भी प्रोटीन डाइट जब होती है, कोई भी प्रोटीन डाइट के लिए आपको मेक श्योर कि आप फुली हाइड्रेटेड रहो। फुली हाइड्रेटेड एंजाइम एक्शन के लिए जरूरी है, और उनके टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स को यूरिन के थ्रू रिमूव करने के लिए जरूरी है। वो कैरेटिन करते हैं, वो कैरेटिन नहीं होता है मसल, वो क्रिएटिन होता है, ये उनको समझाना। वो कैरेटिन नाखून और बालों में होता है, वो प्रोटीन है। कैरेटिन खाता है, कैरेटिन वो बोला हाँ क्रिएटिन। अच्छा यहां से नहीं दिख रहा। लो पेपर दिखाओ एक बार तो। कोई गलत है क्या? आंसर आंसर कौन सा है बताओ? 1 2 0। मैच द कॉलम्स। हार्ड, अच्छा ये हार्ड वुड अलग, देखो हार्ड वुड हो गया ड्यूरामेन, सॉफ्ट वुड हो गया एल्बर्नम। ये क्या हुआ? हाँ तो इसमें सी का 1 जाएगा, डी का 2 जाएगा, तो थर्ड है, ए का 3 जाएगा। हाँ 120 का 3 दो। क्या दे रखा था? सेकंड ही दे रखा है, 3 करना है ना। अरे मतलब करेक्ट और बस। रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट। किसमें? मेरिस्मेटिक सेल्स पर ग्रो एंड डिवाइड सही। डेंस साइटोप्लाज्म विद ये देखो वेल डेवलप्ड ईआर तो हमें वेल डेवलप्ड होगा। हाँ भाई देखो, हाँ मतलब एनर्जी के लिए आप कह रहे हो, इसका 132 का 4 सही है। 130 वैसे एनसीईआरटी में प्लास्मोडेस्माटा कनेक्शन ज्यादा है, वो दे रखा है एनसीईआरटी में, दे रखा है थिन सेल वॉल है, एबंडेंट साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लिया है, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही करेंगे। 4th आंसर सही है। 132 का जिसने 4th किया है, अब नंबर दूंगा मैं।
132 का 1 एंड 4 दोनों दे रहा हूं भाई, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं, क्योंकि आप मेटाबॉलिज्म में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगे, मैं दे रहा हूं ना 1 और 4, हाँ इसलिए तो दे रहा हूं, जिसने फर्स्ट किया सही है। और फोर 140 ना, मेरिस्मेटिक सेल्स, ये आपने पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, अनडिफरेंशिएशन। जितने मेरिस्मेटिक सेल्स हैं वो या तो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं या डी डिफरेंशिएटेड होते हैं। अन वाला तो ऑप्शन ही नहीं है ना, हाँ तो डी मेरिस्मेटिक सेल्स आर डी डिफरेंशिएटेड भी सही। यार 142 जिसका 140 जिसका सेकंड आंसर किया, सेकंड आंसर गलत नहीं है, जिसने सेकंड किया वो कह रहा हूं सेकंड भी गलत नहीं है। मेरिस्टेम तो होता है ना, यहां पे कहीं कहां लिखा है, सिर्फ मेरिस्मेटिक सेल्स है ना। अगर मैं प्राइमरी लिखता तो सेकंड आंसर गलत होता, यहां पर सिर्फ मेरिस्मेटिक सेल्स है, दे कैन बी प्राइमरी, दे कैन बी सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी होंगे तो वो डी डिफरेंशिएटेड होंगे। 140 का सेकंड आंसर जिसने किया है वो गलत नहीं है, सेकंड और फोर्थ दोनों सही हैं। समझ रहे हो, यहां पर कहीं मेंशन नहीं है प्राइमरी या सेकेंडरी। 140 का जिसने फोर्थ किया है सही, जिसने सेकंड किया है वो भी सही। कैसे इसमें 2 एंड 4 बहुत आएगा, प्रायोरिटी इसमें नहीं निकाल सकते बेटा, कैसे निकालो, जब भी तो मैंने दोनों कैसे प्रायोरिटी, यहां पे सेकेंडरी प्राइमरी होता तो डी डिफरेंशिएटेड नहीं होता। कौन सा लेबलिंग में मेरे को दिखती नहीं है ढंग से, बैक करो, करा दिया था ना डायग्राम सही, हाँ तो फिर तो रब कर इरेज करके वापस कर देते। ओएमआर भर दी थी, बढ़िया। 118 वाला 118 एक और है, हार्टवुड के लिए इट डज नॉट हेल्प इन वाटर कंडक्शन, ये सही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्बर्नम, गलत है। लाइट इन कलर गलत है, और टैनिन रेजिन्स टाइलोसिस होते हैं, सही है। 1 सही है, 4 सही है, 118 का 4th। सर आपने 120 का क्यों गलत करा सर? पोरस वुड तो हार्डवुड ही होती है ना सर, तो ये क्यों गलत कर रहे हो सर आप? नॉन पोरस तो सर सॉफ्ट वुड होती है ना सर। हाँ हाँ, जिसमें छेद ज्यादा होंगे। हार्डवुड पोरस होगी ना सर। अरे हार्ट वुड है, हार्ट वुड तो होगा, हार्ट वुड ड्यूरामेन है। आप किसका HARD कह रहे हो, HEART? हार्डवुड पोरस होगी ना सर। ये एंजियोस्पर्म की है ना क्वालिटी है सर, एंजियोस्पर्म वुड की, और जिम्नोस्पर्म की नॉन स्पोरस है जो सॉफ्ट होती है सर। हार्डवुड पोरस होगा। हाँ सर हार्डवुड पोरस होगा, वो सही ऑप्शन सर, आप गलत कर रहे हैं। हार्डवुड पोरस होगा एंजियोस्पर्म में, क्योंकि भाई एक तो वो रिंग पोरस होता है ना, उसमें भी वो आपके पास अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड वाला सिस्टम है, तो वो अर्ली और स्प्रिंग वुड है, ये हार्डवुड है। 120 का सेकंड ही होना चाहिए, थर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ इसको एक बार रुक जाओ, एक बार वापस देख लेंगे। मेरे को मतलब अगर वो हार्डवुड एंजियोस्पर्म की बात हो रही है तो सही है, क्योंकि अर्ली और स्प्रिंग वुड में तो है नहीं वो। लो सर
120 सेकेंड ही होगा चेंज, मतलब 120 में करेक्शन नहीं है। वन 169 कौन दीदी? अपन ने तो पढ़ा हुआ है ना। हाँ नहीं है, मतलब एनसीईआरटी पे नहीं है, लेकिन एडिस क्यों? एडिसन, कशिंग, कॉन तीनों लिखा है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन से कौन? लिखी हुई नहीं है तो इनको बताओ क्या है। वो लिखो पहले कौन, वो बन आगे कर दो। हाइपरटेंशन लिखा बस परफॉर्मेंस नहीं लिखा। इसमें मेरी क्या गलती सर? अब सर इसमें प्रेस कर दिया मैंने इसके। लो पेन। हार्डवुड जो है ना, वो क्या कहते हैं, ये जैसे जिम्नोस्पर्म्स नहीं होते, जिम्नोस्पर्म्स में ये ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स नहीं होते, तो उसके बेसिस पर वो पोरस और नॉन पोरस कहते हैं। यहां पर वो छेद वाला सिस्टम नहीं है जो अपन वो लगा रहे हैं। हार्डवुड इज जिम्नोस्पर्म का है जिसमें ट्रैकीड्स हैं और वेसल्स नहीं है, उसको कह रहे हैं। मतलब उसमें ये मतलब अगेन ये हार्डवुड डिबेटेबल है ना, क्योंकि हार्डवुड जिम्नोस्पर्म्स के रेफरेंस पॉइंट से दे रखा है, इसलिए। बाकी कल करेंगे नेक्स्ट। हाँ